नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून पहुंचेंगे। वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ उत्तराखंड में कई अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएम मोदी का देवभूमि से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। उन्होंने पहले भी सीमांत क्षेत्रों जैसे कि माड़ा, मुखबा, हर्षिल और आदि कैलाश का भी दौरा किया है। पीएम मोदी का आगमन न केवल राज्यवासियों में उत्साह का कारण है, बल्कि अगले साल विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भी ये दौरा अहम माना जा रहा है। उनके आने से जनता और अधिकारियों में उत्सुकता देखी जा रही है। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा एक्सप्रेस वे है दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीजें भी यहाँ पर होंगी, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस कारण से उत्तराखंड में अनेक परियोजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू हुई हैं, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, चाहे वो उन गांवों का और उन क्षेत्रों का उन्होंने प्रवास किया है जहां कभी पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। चाहे वो माड़ा गांव हो, जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, उन्हें पहले गांव की संज्ञा दी, या मुखवा, हर्षिल जो गंगा जी का मायका है, वहां आकर शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करना हो, शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होना हो, या हमारा आदि कैलाश क्षेत्र जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां आकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए। गुंजी जैसा सीमांत क्षेत्र उन्होंने देखा। और आपदा का समय हो या कोई अन्य समय हो, अभी भी आपदा के समय में हम सबके बीच में आकर उन्होंने सभी उत्तराखंड वासियों का उस समय कहीं न कहीं प्रोत्साहन किया था। उस दुख की घड़ी में हम सबके बीच में आए थे। और अभी राज्य की स्थापना का जो हमारा 25 साल पूरा होने का रजत जयंती समारोह था, उस समारोह में भी शामिल हुए थे। तो इस बार फिर से वो आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अहम बैठक की और इस दौरान ही उन्होंने राज्य के विकास मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कुंभ 2027 को लेकर हरिद्वार के विकास पर जोर दिया और गंगा कॉरिडोर के लिए 325 करोड़ की मांग रखी है। उन्होंने विद्युत लाइनों को भूमिगत करने और दूसरे चरण के लिए 425 करोड़ की अतिरिक्त राशि की भी मांग की है। हरिद्वार ऋषिकेश में घाटों और सुविधाओं के विकास के प्रस्ताव के साथ ही RRTS और देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर की योजना भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां पर उत्तराखंड में भी ये दिन उत्सव का रूप ले रहा है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच चुकी है और हर उत्तराखंडी के जीवन में सरकार का योगदान दिखाई दे रहा है। योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस पवित्र दिन पर वे संकल्प लें, समाज के लिए अच्छे कार्य करने का प्रण करें। स्थापना दिवस बीजेपी के लिए गर्व और प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। बीजेपी का हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचा है, घर-घर तक पहुंचा है और हर एक जनगण मन उत्तराखंड के हर एक नागरिक के जीवन में सरकार का योगदान हो, सुविधाएं पहुंचे, प्रशासन पहुंचे। इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर काम करेगा। 6 अप्रैल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, एक हमारे लिए महोत्सव की तरह है, उत्सव की तरह है, एक पवित्र दिन है। इस दिन से भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ हुई थी और उस स्थापना दिवस पर हम लोग पूरे उत्साह के साथ और संकल्प लेंगे कि और अच्छे काम करेंगे।
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पूरे राज्य में मनाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंदन परिहार ने बताया कि ये कार्यक्रम हर बूथ और पार्टी कार्यालय में अनिवार्य है। कार्यकर्ताओं को अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने के साथ संगोष्ठियों में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। संगोष्ठियों में चर्चा होगी बीजेपी कैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और बूथ स्तर पर पार्टी की कार्य पद्धति कैसे है, और इसके साथ कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी की मजबूती और संगठन की भूमिका को उजागर करना है। देखिए, 6 अप्रैल अर्थात कल भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस संपूर्ण देश सहित उत्तराखंड में भी मनाने जा रही है। प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारा इस स्थापना दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि हमारे जो बूथ के अनिवार्य कार्यक्रम है उसमें से हमारा स्थापना दिवस का भी अनिवार्य कार्यक्रम है। और इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यालय में सजावट हो, प्रकाश की वहाँ पर समुचित व्यवस्था हो, स्वच्छता का वहाँ पर प्रबंध हो और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए, ऐसा आग्रह हमने सभी कार्यकर्ताओं से किया है। पूर्ण धूमधाम से उत्साह के साथ हम अपने इस स्थापना दिवस को मनाएंगे और बूथ के माध्यम से जो हमारी वहाँ पर संगोष्ठियां होंगी उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किस रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया और किस प्रकार से किस सिद्धांतों को लेकर के, किस कार्य पद्धति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां से लेकर के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, इन सब में प्रकाश डाला जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद नेताओं को नई जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को 14 नेताओं के कई आयोग, परिषद और समितियों में नियुक्त किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने इस अवसर पर केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरे संगठन का धन्यवाद किया। विनोद सुयाल ने कहा कि वे युवा कल्याण विभाग को और प्रभावी बनावेंगे और उनका कहना है कि उत्तराखंड के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं और अगर युवा विकास में जुटेंगे तो फिर आने वाला दशक प्रदेश का होगा। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। निश्चित रूप से मुझे अच्छी तरह से काम हो रहा है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो और बढ़े और निश्चित रूप से वो एक और उपयोगी विभाग बने, इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा। और इस अवसर पर मैं सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों का भी और जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो युवा हैं, युवाओं के लिए आज उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से अगर युवा उत्तराखंड के विकास में जुटेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह उत्तराखंड विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, तो आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, तो ये सब युवाओं के माध्यम से और जो दूर छोर पर बैठे हुए हमारे सभी युवा हैं, अगर वे सब काम में जुटेंगे तो उत्तराखंड विकास की राह में आगे बढ़ेगा। देहरादून पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर एसपी ऋषिकेश के नेतृत्व में ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया है और पुलिस ने होटल, पब और बार और रेस्टोरेंट में औचक छापेमारी की है। अभियान में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्त और 12 से अधिक वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए। बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले 2 प्रतिष्ठान संचालक पकड़े गए हैं। सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे 44 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसके साथ शांति भंग करने वाले 10 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले 9 चालक पकड़े गए हैं, जिनमें से 90 चालकों को चालान भी किया गया है और 32 वाहन सीज भी कर दिए गए।
रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और इसके साथ पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की एक संयुक्त टीम बनाई है और टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी विकास पुंडीर कर रहे थे। और इस टीम ने केदारनाथ मंदिर और उससे पैदल मार्गों का 3 दिन तक का गहन निरीक्षण किया है। निरीक्षण का उद्देश्य यात्रा के दौरान ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की आपात स्थिति या फिर खतरे को पहले से पहचानना था। पुलिस का कहना है कि यह कदम यात्रियों को सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव देने के लिए उठाया गया है। टेहरी गढ़वाल के महादेव चट्टी के पास में आज एक ट्रक गहरी खाई में गिर गई, जिसमें पोस्ट 82 एसडीआरएफ टीम और उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची। ट्रक सड़क से लगभग 250 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरा, जहां पर टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल कर चालक का शव सुरक्षित सड़क पर निकाला है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान मनोज उर्फ शीशपाल 49 साल और इसके साथ ही पुत्र अजेंद्र सिंह निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया है। हादसे की वजह की फिलहाल लगातार जांच जारी है। एक और अपडेट आपको बता दें, उत्तराखंड को मिला है केंद्र से बड़ा बजट। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर केंद्र से 461 करोड़ की मिली है सौगात। बड़ी अपडेट, जहां पर 4 धाम यात्रा मार्ग अब और होगा सुरक्षित। भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार को मंजूरी दी जाएगी। सड़क सुरक्षा पर्यटन में होगी मजबूती। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 461 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। इस बजट का उपयोग भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार और सड़क सुरक्षा में किया जाएगा। NH 134 पर 17 संवेदनशील स्थलों का उपचार किया जाएगा, जिससे 4 धाम यात्रा मार्ग और ज्यादा सुरक्षित होगा। उत्तरकाशी में ही 233 करोड़ और NH 9 पर 3 स्थलों के लिए 228 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों का भी कनेक्शन बेहतर होगा। इस धनराशि से पर्यटन, आपदा प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार भी इसको लेकर व्यक्त किया। दो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने अपना सदस्य अभियान तेज कर दिया है, जहां पर इस कड़ी में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के रडेरा नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रडेरा नगर पंचायत के ही अध्यक्ष सतीश नेगी सहित पहले बागी हुए कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी में वापसी की। नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी परिवार लगातार मजबूत हो रहा है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की गई है। धन्यवाद हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सतीश नेगी जी, राणा जी सहित बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोगों ने भी भारतीय जनता ली है। यह अभियान हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं और आज का जो आयोजन था बहुत ही बड़ा आयोजन था। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आज पार्टी की हिस्सा ली है। मैं सबका दल के अंदर स्वागत करता हूँ और ये संदेश है कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जिसको पार्टी निकाल देती है वो पार्टी का होता ही नहीं है। तो 10 साल पहले निकल गया हो, 3 साल पहले निकल गया हो, हमारे हर 3 साल में सदस्यता होती है। बिना नई सदस्यता के लोग होते हैं, पार्टी जो निकाल दिए जाते हैं वो दल के कहलाते नहीं है। इसलिए हाँ, ये क्या है कि बीजेपी द्वारा निष्कासित निकालेंगे लोग, उनका जमावड़ा कांग्रेस में हो रहा है और बीजेपी जब उस पार्टी से कोई व्यक्ति निकलता है तो वहीं जाता है जहाँ इस हिंसा के इस प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। आज यहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं सतीश नेगी जी, रडेरा के जो चेयरमैन हैं, उनके सैकड़ों साथियों ने ज्वाइन किया। साथ में गौतम राणा जी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, शिवम कश्यप जी पीएसपी के नेता रहे हैं। आज सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है। हम उनका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके आने से निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैं भाजपा का बहुत आभारी रहूंगा। जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को दोबारा घर वापसी कराई, तो मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को काफी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। यही नहीं, मतलब पूरे उत्तराखंड, पूरे हिंदुस्तान में।
नहीं ऐसा तो नहीं कि बजट नहीं आ रहा था तो मजबूरियों में नहीं, ये तो मैं 40 साल से बीजेपी में था पहले। जो आदमी इतने समय से पार्टी में रहेगा तो वो रह नहीं पाता। वैसे घर में कोई भी अनबन होती है तो आता तो घर ही है, थोड़ा देर से ही आएगा। बजट तो देखो अपने उस समय में आगा, नए नगर पंचायत में समय लगता है, लेकिन जैसे कुछ डीपीआर है, कुछ और काम है, वो काम हम उसके लिए प्रयास करेंगे, उस काम को हम यहाँ पे कराएंगे। एक और देहरादून से आपको अपडेट बता दें, जहां पर पेंशन योजनाओं का सत्यापन अनिवार्य होगा। 15 जून तक पेंशन सत्यापन अनिवार्य होगा और अपात्र मृत पेंशनों की हटाई जाएगी सूची। तो अपडेट आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सत्यापन के एसडीएम और बीडीओ करेंगे निगरानी। योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी दिया जाएगा जोर। तो देहरादून प्रशासन ने पेंशन योजनाओं के 100% भौतिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। सभी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग और अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन 15 जून तक पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपात्र और मृत पेंशनरों को इस सूची से हटाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, जबकि पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। समय पर रिपोर्ट न देने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सही लाभार्थियों तक पेंशन पहुंचाने के लिए उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से पहले प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम सविन बंसल और एसएसपी परमेंद्र ढोभाल ने आशा रोडी से गढ़ी कैंट तक ग्राउंड निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की है। और इसके साथ ही आपको बताते चले, जहां पर सड़कों की मरम्मत और पेचवर्क सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए हैं, वहीं पर कार्यक्रम स्थल महेंद्र ग्राउंड का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पंडाल, पार्किंग, पेयजल और शौचालय की व्यवस्थाओं का खास ध्यान दिया गया है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्य करने के लिए भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया है। नगर से लेकर देहात तक बड़े स्तर पर चल रहे इस सत्यापन अभियान में किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस टीम कई क्षेत्रों में दस्तावेजों का जांच पड़ताल कर असामाजिक तत्वों का शिकंजा कसने में जुटी है और इस अभियान में आमजन से सहयोग की भी अपील लगातार की जा रही है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत ही सूचना देने को भी लोगों को लगातार कहा जा रहा है। रुड़की के नारसन विकास खंड कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय बढ़ाने और समान कार्य के लिए समान वेतन समेत अन्य मांगों के समर्थन में संपूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उन्होंने बाल विकास सुपरवाइजर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और केंद्रों में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी भी दी है कि अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। और इसके साथ ही संगठन के अध्यक्ष अंजू देवी ने यह भी कहा है कि महंगाई के इस दौर में मानदेय बेहद कम है और ये उनके मेहनत और जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। उपाध्यक्ष निजामपुर से, नारसन ब्लॉक से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये धरना हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी। सरकार से भी यह विनती है कि सरकार हम महिलाओं को मांगों को थोड़ा दृष्टि डाले और हमारे ऊपर भी थोड़ा देखें कि महिलाएं कितना जीरो से लेके बच्चे का सारा डाटा उन्हें दे रहे हैं। हर कार्य बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। जो भी वे कार्य हमें दे रहे हैं हम भली प्रकार से सारा कार्य उनको देते जा रहे हैं, मगर उन्हें को भी हमारे ऊपर थोड़ा देखना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है। हमारा थोड़ा 9300 में कोई कार्य नहीं चलता। किसी भी आजकल महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में कभी भी
आपको पता है कि कुछ नहीं होता। 300 रुपए और ये बोला गया है कि ये काटे जाएंगे तुम्हारे, कि भाई तभी आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये नहीं कि उन्होंने आश्वासन दिया है, मगर देखो जो हमारे से ही काटा जा रहा है, फिर हमें क्या फायदा है उनका लेके। 18,000 है वैसे तो, जो हमारे से कार्य लिया जा रहा है वो 60-70 हजार रुपए वाले बंदे भी नहीं दे सकते। जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी देखो कि इतना कार्य उनके पास भी नहीं है जितना कार्य हमारे से लिया जा रहा है। सबसे पहले तो भैया हमारी मांग यही है कि इतनी महंगाई के दौर में सरकार हमारे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही, ध्यान नहीं दे रही है। हमारा मानदेय बहुत कम है। मानदेय बढ़ोतरी की मेन मांग हमारी यही है कि हमारी मानदेय बढ़ोतरी की जाए। भैया आश्वासन तो हमें 1 साल से मिल रहा है और ये कि आपकी मांग सुन ली जाएगी, मानदेय बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज तक हमें कोई भी हमारे 1 भी रुपए की मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी जो मांग है वो कम से कम एक न्यूनतम मजदूरी जो हमें दी जाए, यानी कि अगर एक मजदूर भी कहीं पे मजदूरी करता है तो उसको 600 से 800 रुपए तक की दिहाड़ी मिलती है ना। और हमें जब भी कोई रिपोर्टिंग होती है, कुछ भी कार्य होता है, तो सरकार हमें हर एक कार्य के लिए प्रेशर डालते कि अभी करो, इसी वक्त आपको काम करना है, और सुबह से लेकर शाम तक हमें ये नहीं पता होता है कि कब कौन सी रिपोर्टिंग हमसे मांगी जाती है। और अन्य विभाग का काम हमसे ले आता है। बीएलओ का काम हमारे पास बहुत ना, मतलब बहुत ज्यादा हैवी वर्क हो रहा है हमारा, और हमारा मानदेय बहुत ही कम है। 9,300 में किसका घर चलता है। हमारा जो धरना है ये उग्र आंदोलन का, अभी हमने पिछली बार सर से अपना ज्ञापन सौंपा था कि हमने एक दिवस की हड़ताल की थी कि सरकार की जो वो दृष्टि है वो हमारी ओर पड़े, लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। किसी के सर पे जरा सा भी ये नहीं हो कि कुछ कहते हैं जो रेंग जाती है वो भी नहीं रेंगी है। तो फिर हमने 1 दिवस की आवाज कूच किया था हमारे मुख्यमंत्री जी का, पर कभी ये आज वो बाहर गए हैं, आज यहाँ पे है नहीं, तो वही हमें आश्वासन मिलता रहता है। कभी सचिव को भेज देते, कभी किसी को भेज देते हैं, लेकिन क्या है हमारे ऊपर सरकार ध्यान नहीं है। वैसे सरकार कहती है कि हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, हम ज्यादा से काम उठा के सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारी सारी बहनें भाग दौड़ करती है, हमारा टीए नहीं मिलता है। और उस दौरान क्या हुआ सर, जब हम वहाँ पे गए देहरादून में, तो शाम तक हमें लड़कियों का इतना, मतलब कि महिला थी वहाँ पे सारी ही, और महिला पुलिस प्रशासन ने अभद्र व्यवहार किया गया, उनको उठा गाड़ी में फेंका गया। ये बताइए, जब ये हमारी बीजेपी की सरकार है और इसमें कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, मेन तो महिला है ना। हमारा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी को बचा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो आगे क्या करेंगे जब उनका मतलब कोई हमारे ध्यान नहीं देगा, हमारा कोई सम्मान ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे भैया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना।